वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है क्योंकि मीडिया में इस वक्त बहुत बड़ी खबर फैल रही है कि क्या इस देश के 4 बड़े नेता मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 आने वाले लोकसभा इलेक्शन में गिरा सकते हैं। साथ ही हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों मीडिया इस बात पर दावा करे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब एक पीएम के चेहरे के रूप में उनको पूरी दुनिया भारत देखना चाहती है। क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद इस देश का पीएम बन सकते हैं और क्यों उनको पीएम के चेहरे के तौर पर इस देश की जनता पसंद कर रही है, पूरी डिटेल में इस वीडियो को समझेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि हमारे देश में कुल 543 लोकसभा की सीटें हैं। जो भी पार्टी 272 लोकसभा की सीट जीतेगी इस देश में उसकी सरकार बनेगी। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 543 लोकसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 303 विधान लोकसभा की सीटें जीत ली, जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत से लोकसभा में अपनी सरकार बनाई है। उसके साथ 32 और सीटों का समर्थन उन्हें 5-6 पार्टियां और दे चुकी है, जिसकी वजह से इस वक्त एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसके मेन पार्टी बीजेपी और बाकी सपोर्टिंग पार्टी है, उनके पास 332 लोकसभा की सीटें हैं। इसीलिए इस वक्त इस देश का सीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है और इस देश का होम मिनिस्टर अमित शाह, और इस देश में बीजेपी सरकार है क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत यानी 272 से ज्यादा 303 लोकसभा की सीटें हैं। इस वक्त इस देश की अपोजिशन यानी जो बीजेपी के अपोजिशन में है यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, उनके पास 114 सीटें हैं, जिनकी विपक्षी जो सबसे बड़ी पार्टी वो है कांग्रेस, जिनके पास 53 सीटें। पर इंटरेस्टिंग ये है कि जो पूरी ऑपोजिशन है उनके पास 211 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटें हैं। अब इस बात को नोट कीजिए कि 272 एमपी में आपकी सरकार बन सकती है, जो भी पार्टी होगी। इस वक्त ऑपोजिशन के पास 211 सीटें हैं, यानी सिर्फ 61 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कम है। अगर 2024 के लोकसभा इलेक्शन में ये 61 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट किसी भी तरीके से ऑपोजिशन जीत जाते हैं तो बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया हो सकता है। तो यही सवाल पैदा होता है कि क्या नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और देश की अन्य पार्टियां मिलकर क्या भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं एक बड़ा गठबंधन बनाकर? इस चीज को समझने के लिए हम लोग कम से कम 7 बड़े राज्यों का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सीटों पर ध्यान देंगे। कहीं पर बीजेपी मजबूत तो कहीं पर ऑपोजिशन। तो सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें हैं, 42 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटें हैं। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में तृणमूल कांग्रेस ने 42 सीटों में से महज 22 सीटें ही जीती, जबकि भारतीय जनता पार्टी 18 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट जीतने में कामयाब हो गई और कांग्रेस 2 ही सीटें जीती। सीपीएम का खाता भी नहीं खुला था। जबकि 2014 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी निहायत ही कमजोर थी, उनके पास सिर्फ 2 लोकसभा की सीटें थी और 34 लोकसभा की सीटें जीतकर टीएमसी वेस्ट बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। लेकिन न जाने क्यों, क्या वजह है कि ममता बनर्जी जब से वेस्ट बंगाल में हुकूमत और राज्य कर रही तब से बीजेपी दिन ब दिन लोकसभा सीट हो या विधानसभा सीट हो बंगाल में मजबूत होती जा रही है। दूसरी बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है जिसमें 80 लोकसभा की सीटें हैं। 80 सीट, देश में सबसे ज्यादा सीट लोकसभा की उत्तर प्रदेश में है। उन 80 लोकसभा की सीटों में 2014 में बीजेपी 71 सीट जीती थी। आप ऐतिहासिक, भारत का कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां पर इतना मेजोरिटी में कोई सीट जीत पाई हो बीजेपी, वह उत्तर प्रदेश। मतलब 80 सीट में 71 सीट बीजेपी जीत गई। कांग्रेस महज 2 सीट जीत पाई, समाजवादी पार्टी मुसलमानों का वोट के दम पर 5 सीट जीत पाई, अपना दल 2 सीट जीत पाई, आरएलडी 0, बीएसपी 0। लेकिन 2019 के जब लोकसभा इलेक्शन हुआ तो बीजेपी को 8 सीटों का नुकसान हुआ और वो सिर्फ 62 सीट ही जीत पाई, 9 सीटों का नुकसान हुआ। कांग्रेस 1 सीट जीती मुसलमानों के वोट के दम पर, समाजवादी पार्टी 5 सीट जीती मुसलमानों के वोट के दम पर, अपना दल 2 सीट और आरएलडी का खाता नहीं खुला। बहुजन समाज पार्टी के भी 10-10 लोकसभा की सीट आई मुसलमानों के दम पर। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले में काफी कमजोर हुई है। तीसरे स्टेट की बात करेंगे बिहार। बिहार में कुछ 40 लोकसभा की सीटें हैं। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने 40 सीटों में से 22 लोकसभा की सीटों को अपने नाम में कर लिया था, जो कि बहुत बड़ी बहुमत थी। वहीं एलजेपी के पास 6 सीटें आई थी, इसमें से अधिकतर मुसलमानों का वोट था। आरजेडी 4 सीटें जीती थी, इसमें भी अधिकतर मुसलमानों का वोट था। आरएलएसपी 3 सीटें जीती थी, जेडीयू 2 सीट, कांग्रेस 2 सीट और एनसीपी 1 सीट। एनसीपी महाराष्ट्र की पार्टी है। लेकिन यही इलेक्शन जब 2019 में हुआ था
तो बीजेपी को इसमें झटका लगा। 40 लोकसभा की सीटों में से बीजेपी सिर्फ 17 सीटें ही जीत पाई, जबकि पिछली बार 22 5 सीटों को नुकसान हुआ था। वही एलजेपी की 6 के 6 सीटें वो जीत गए। आरजेडी का खाता तक नहीं खुला, आरएलएसपी का खाता नहीं खुला। जेडीयू की 2 सीट से बढ़कर 16 सीट हो गई, यानी 14 सीट जेडीयू का फायदा हुआ। और जेडीयू इस वक्त बीजेपी के साथ गठबंधन में है नहीं, तो बिहार में बीजेपी को नुकसान पक्का है। कांग्रेस का 1 सीट और एनसीपी का खाता नहीं खुला। अब तीसरे स्टेट की बात करेंगे, महाराष्ट्र। यह बहुत इंटरेस्टिंग है। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा की सीटें हैं। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसमें 23 सीट, 48 सीट में से 23 लोकसभा की सीट बीजेपी जीत गई, जबकि 18 सीट शिवसेना जीती थी, दूसरे नंबर की पार्टी। तीसरे नंबर की पार्टी रही थी एनसीपी, और चौथे नंबर की पार्टी रही थी कांग्रेस, और एक दूसरी पार्टी ने सीट जीती थी। लेकिन यही इलेक्शन जब 2019 के लोकसभा इलेक्शन में होता है तो यह रिजल्ट चौंकाने वाला होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 23 सीट जीतने में वापस से कामयाब हो गई। शिवसेना ने वही 18 सीटें जीत ली, और एनसीपी ने भी 4 सीटें जीत ली। एमआईएम का यहां पर खाता खुला, और एमआईएम ने पहली बार महाराष्ट्र में शिवसेना के 30 साल पुराने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हराया, और औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब ने यहां पर जीत दर्ज की थी। अब बात करते हैं तेलंगाना के बारे में। यह वही तेलंगाना है जो ओवैसी साहब के नाम से ज्यादा मशहूर है। तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से टीआरएस ने 9 लोकसभा की सीटों पर कब्जा किए हुए हैं। 4 सीट पर बीजेपी जीती हुई है, 3 सीट पर कांग्रेस, और 1 सीट पर एमआईएम कई सालों से जीती हुई आ रही है ओवैसी साहब के मेहनत की वजह से। मैं वीडियो में बताता चलो, ये सीट इसलिए ओवैसी साहब जीते क्योंकि ओवैसी साहब बेहतरीन स्कूल, बेहतरीन कॉलेज और बेहतरीन इंस्टीट्यूट खोलते हैं, जिसकी वजह से लोग उन्हें वोट देते हैं। खैर, यही इलेक्शन 2014 के विधानसभा इलेक्शन में हुआ था, तो टीआरएस ने 11 सीटें जीती थी, और बीजेपी ने महज 1 सीट जीती थी, और एमआईएम के 1 सीट ओवैसी साहब ने जीती थी। तो बीजेपी तेलंगाना में कहीं ना कहीं पहले से मजबूत हुई है, जिसका सीधा नुकसान टीआरएस को होगा। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु वो स्टेट है जहां पर बीजेपी कभी अपनी दाल गला ही नहीं पाई है। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में कुल 39 तमिलनाडु के लोकसभा सीटों में से बीजेपी सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी, जबकि एआईडीएमके 37 लोकसभा की सीटें जीती थी, और पीएमके नामक पार्टी ने भी 1 लोकसभा की सीटें जीती थी। जबकि 2019 के तमिलनाडु के लोकसभा इलेक्शन में 39 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुला। जिस स्टेट में 39 लोकसभा की सीट हो और वहां पर बीजेपी का खाता ना खुला, वहां के लोगों का माइंड समझ सकते हैं कि वो कितने ज्यादा पढ़े लिखे और संस्कारी और सामाजिक लोग हैं। तो इस 39 सीटों में से तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त है एआईएडीएमके, जो कि कांग्रेस के साथ अलायंस वाली पार्टी है, जो बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ खड़े रहती है। और तमिलनाडु में कांग्रेस की भी 8 सांसद मौजूद है, लोकसभा की सीटें मौजूद है। सीपीआई के पास 2 सीटें मौजूद है, डीएमके के पास 24, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पास भी 1 सीट मौजूद है, और वीसेकी के पास भी 1 सीटें मौजूद है। तो यह बहुत इंटरेस्टिंग है कि तेलंगाना में बीजेपी बहुत कमजोर है। और लास्ट स्टेट की बात करें, इसके बाद हम कंक्लूजन में आएंगे। केरला में 20 लोकसभा की सीटें हैं, और उस 20 लोकसभा की सीट में जब आप 2014 के विधानसभा इलेक्शन में ध्यान दोगे, लोकसभा इलेक्शन में, तो 24 सीटों में भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुला था। तो केरला भी एक ऐसी स्टेट है, राज्य है, जहां पर बीजेपी अपने कदम जमाने में नाकाम हुई, क्योंकि वहां के लोग काफी संस्कारी और पढ़े लिखे हैं, और वो बलात्कारी को संस्कारी नहीं बताते। आप समझ चुके हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो केरला में 8 सीट कांग्रेस के पास है, 5 सीट सीपीएम के पास है, 2 सीट इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पास है, जो एमआईएम की जैसी ही पार्टी है, 1 सीट आरएसपी के पास है, बीजेपी का तो खाता खुला नहीं, और एक आजाद उम्मीदवार जीता था। जबकि 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 20 सीटों में से 15 सीटों पर कांग्रेस जीत गई, 1 सीट पर सीपीआईएम जीती, 2 सीट पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का खाता, आरएसपी 1 सीट, और यहां पर भी 2019 में भी बीजेपी का यहां पर खाता नहीं खुला। तो ये हमने टोटल आपको गिनाए 7 राज्य, वेस्ट बंगाल के 42 सीटें, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें, बिहार की 40 सीट, महाराष्ट्र की 48 सीट, तेलंगाना की 17 लोकसभा की सीटें, तमिलनाडु की 39 लोकसभा की सीट, और केरला की 20 लोकसभा की सीट, मिलाकर टोटल 286 लोकसभा की सीटें होती है। जबकि सरकार बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 272 लोकसभा सीट होने की जरूरत है। तो यहां पर अगर ये 7 राज्य एक साथ मिलकर गठबंधन बनाकर एक ही प्लेटफॉर्म में आकर इलेक्शन लड़ते हैं और 286 सीट अगर जीत जाते हैं, तो बीजेपी की सरकार 2024 में कभी नहीं बन सकती है। तो अब 2024 में ही पता चलेगा क्या होगा। अब बात करते हैं कि क्या शरद पवार, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और नीतीश कुमार एक साथ आ सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। ममता बनर्जी क्या इस महागठबंधन का साथ देगी? तो मेरा जवाब है नहीं।
और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ममता बनर्जी कुछ दिनों से आरएसएस और बीजेपी के गीत गा रही है, जहां पर बीजेपी ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर सीबीआई के रेड मरवा कर ऑपोजिशन को कमजोर कर रही है, चोरों को ही पकड़ रही है, नो डाउट। वहीं पर ममता बनर्जी बड़ा बयान देती है बीजेपी के समर्थन में। वो कहती हैं, ममता दीदी कहती हैं कि मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। अब बताइए, यानी ममता बनर्जी बीजेपी का खुला समर्थन कर रही है। और कुछ ही दिन पहले ममता बनर्जी ने यह भी कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि आरएसएस के सब लोग गलत हैं, बल्कि आरएसएस में बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं। तो भले से ही ममता को पता हो कि वेस्ट बंगाल में 30% मुसलमान ममता के समर्थन में है। अब चाहे ममता बीजेपी का साथ दे या आरएसएस का साथ दे या खुद अपने आप को पैगंबर बता दे, तो भी बंगाल के मुसलमान ममता का ही साथ देंगे, इतना ममता को तो विश्वास है। पर मुझे नहीं लगता कि बंगाल के मुसलमान इतने गिरे हुए हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी वो ममता का साथ देंगे। मेरा ईमान तो इतना गिरा हुआ नहीं है। खैर, अब इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आते हैं कि क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बन सकते हैं 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। तो इसका जवाब है हाँ। पहली बात तो यह है कि आखिर देश की मीडिया और देश की जनता असदुद्दीन ओवैसी साहब को पीएम के रूप में क्यों देखना चाहती है। वो नरेंद्र मोदी को पीएम बना चुकी है, अखिलेश यादव को भी कुछ लोग पीएम बनाना चाहते हैं, दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को पीएम बनाना चाहते हैं, नीतीश कुमार को बिहार के लोग पीएम बनाना चाहते हैं। लेकिन देश के बहुत बड़ी आबादी एक ऐसी है जो असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी पीएम के रूप में देखना चाहती है। इसके सबसे बड़ी वजह यह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार में बहुत विकास के काम करते हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, जो कि पहले मैंने आपको बता दिया है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि चाइना से लेकर अमेरिका तक हर मुद्दे पर, इंटरनेशनल मुद्दा हो या जमीनी मुद्दा हो या संविधान हो, सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब ही संविधान के दायरे में रहकर हमें लोकसभा में शेर की दहाड़ के जैसा गरजते हुए दिखते हैं। तो देश की जनता को इस बात का अंदाजा, उम्मीद है कि अगर ओवैसी साहब पीएम बनते हैं तो देश को ऊंचाई तक ले जाएंगे, इसीलिए ओवैसी साहब को पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। दूसरा सवाल यह है कि क्या ओवैसी साहब पीएम बन सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ। तो हमारे देश में सरकार बनाने के लिए 272 लोकसभा की सीटों की जरूरत है। मान लीजिए कि तमाम ऑपोजिशन पार्टी, कांग्रेस या नीतीश कुमार या फिर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ममता बनर्जी या एनसीपी, कांग्रेस, सीपीएम, एआईएडीएमके, तमाम लोग मिलकर सपोज टू बी 2024 में एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं और 272 सीटों की जगह 270 ही सीट जीतते हैं। सपोज टू बी वो 270 सीट जीत जाते हैं। अब उनको सरकार बनाने के लिए 2 लोकसभा की सीटों की जरूरत पड़ती है और बीजेपी को भी 2 लोकसभा की सीटों की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर सरकार कौन बनाएगा, क्योंकि एमआईएम के पास 2 सीट पहले से है। औरंगाबाद में एमआईएम कंफर्म जीतेगी, हैदराबाद में भी एमआईएम कंफर्म जीतेगी। अब यहां पर राहुल गांधी आएगा ओवैसी साहब के पास दारुसलाम और कहेगा भैया ये 2 सीट का समर्थन आप हमें दे दो और बदले में आप हमारे सरकार में सरकार बना लो। अब यहां से ओवैसी साहब पीएम बनना चाहेंगे नहीं, पर फिर भी राहुल गांधी अगर चाहेंगे तो वो कहेंगे आप 2 सीट का समर्थन हमें दे दो, सरकार हमारी, प्रधानमंत्री आप बनोगे। तो एमआईएम का 2 सीट अगर इनके पास जाता है तो ये महागठबंधन बहुमत से सरकार बना लेगी और बीजेपी पूरी तरीके से हार जाएगी। पर ओवैसी साहब ये बार बार कहते कि वो पीएम बनना नहीं चाहते, ना ही पीएम बनने की ख्वाहिश उनके अंदर है। पर अगर सरकार में एमआईएम आती है तो यकीन मानिए जो मुद्दा मुसलमान और माइनॉरिटीज का है और संविधान के, वो पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा। हर किसी का जुल्म खत्म हो जाएगा और इंसाफ की लड़ाई में एमआईएम पूरी तरीके से जीत जाएगी। अब आने वाले इलेक्शन में देखेंगे कि कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए और अपनी बातों को कमेंट पर जरूर बताइए कि क्या आप 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना में एमआईएम को वोट करेंगे और वेस्ट बंगाल में एमआईएम के लिए आपकी कितनी दिलचस्पी है, जरूर कमेंट पर बताइए। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक करें, फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलाम, तेरे रहमत व बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब।